दोस्तों स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो सीरीज थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि आता है आपका यूनिट 1 से, पॉलिटिकल थ्योरी से। और ये जो टॉपिक है ये है आपका लिबरलिज्म। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं लिबरलिज्म से, हम पोस्ट मॉडर्निस्ट तक चलेंगे, ये जो कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, लिबर्टी हो गया, राइट्स हो गया, इक्वालिटी हो गया, डेमोक्रेसी होगा, फिर वो बाद में हम कंप्लीट करेंगे। पहले जो ट्रेडिशन है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। लिबरलिज्म से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक तो पहली बात ये है कि यदि आप ये यूनिट पहले देख रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम ये जो लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के जो थिंकर हैं वो हर जगह हमें काम आएंगे। ठीक है, यदि आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज नहीं देखी है, वो यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दी है, चैनल पे रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस यूनिट पे आए, लिबरलिज्म पे तब आए, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे मैं हर टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो पोस्ट करता हूं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर क्विज फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिबरलिज्म को। आज नया टॉपिक है, ठीक है, इस यूनिट को भी जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये दिमाग में आती है कि जो जो वर्ड है लिबरलिज्म, इसका जो रूट वर्ड है वो कौन सा है? तो इसका रूट वर्ड लैटिन वर्ड से आता है लाइबर, जिसका मीनिंग है फ्री, फ्रीडम। अब हम सबसे पहली बात ये निकल के आती है दिमाग में कि हम सबसे पहले यहां लिबरलिज्म के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। तो यहां पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स जब हम कंप्लीट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि मार्क्स ने जो स्टेजेस दी थी कि वो ह्यूमन हिस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं, तब वो बताते हैं कि जो ह्यूमन हिस्ट्री कैसे इवोल्व हुई है, कौन कौन सी स्टेजेस आई हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या बताते हैं, आपकी प्रिमिटिव सोसाइटी बताते हैं। उसके बाद वो क्या बताते हैं, स्लेव बताते हैं। फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म बताते हैं कि फ्यूडलिज्म जो फ्यूडल लॉर्ड है जिनके पास जमीनें रहती हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे कैपिटलिज्म आता है फ्यूडलिज्म को हरा के। और कैपिटलिज्म की बात जब हम करते हैं तो वही कैपिटलिज्म जो अपनी रूट जमाता है वो लिबरलिज्म से ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए जब लिबरलिज्म के फादर जो माने जाते हैं आपके, वो जॉन लॉक माने जाते हैं। और जॉन लॉक भी जब हम देखेंगे, इसके जो कुछ सब पार्ट हैं लिबरलिज्म के, जो तीन जो पार्ट हैं, जो तीन फेजेस हैं जिसमें लिबरलिज्म आपका डिवाइड होता है, डेवलप होता है, इवोल्व होता है। जिसमें सबसे पहले क्लासिकल आपका लिबरलिज्म आएगा, फिर मॉडर्न आएगा और उसके बाद नियो आएगा। तो ये सब स्टेजेस हम देखेंगे। और इसी में हम देखते हैं कि जब लिबरलिज्म स्टार्ट होता है तो उसमें हम देखेंगे कि इनिशियल फेज से ही कैसे कैपिटलिज्म अपनी जो जड़ें हैं वो यहां से मजबूत करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स आपको पहले कंप्लीट करना है। कार्ल मार्क्स बताता है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कैसे इवोल्व हुई है। तो यहां पे हम देखते हैं कि लिबरलिज्म जब आता है तो वो बेसिकली उन सोसाइटीज में आता है जहां पे ज्यादातर फ्यूडलिज्म है, जहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स है। तो वहां पे जो कॉमन आदमी है वो यही सोचता है कि जो जमीनें हैं ये इसी के पास क्यों है, प्रॉपर्टी है ये इसी के पास क्यों है। जो लोग है, लोग को हम फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं, तो वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। कौन कौन सी बात करते हैं? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की वो बात करते हैं। तो बेसिकली वो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उस पर फोकस करते हैं। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से भी बिलोंग करते हैं, जैसा कि हमने देखा था जब मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम जॉन रोल्स कंप्लीट करवाया था, तब हमने देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो बिलीव करते हैं, जिसमें सबसे पहले होब्स आता है, फिर लोक आता है, फिर रूसो आता है, और उसको अभी करंट टाइम में उनको रिवाइव कौन करता है? जॉन रोल्स करता है। तो जब खैर अभी हम लिबरलिज्म पे फोकस कर रहे हैं, तो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसी में हम देखेंगे कि कैपिटलिज्म भी साथ साथ इवॉल्व होता है। और देखेंगे क्या क्या जो आज के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस हैं वो नियो लिबरलिज्म फेस कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देख लिया कि जो लैटिन वर्ड से जो लाइबर जो वर्ड है उससे ये लिबरलिज्म आपका निकल के आता है, जिसका मीनिंग होता है फ्री, फ्रीडम। अब इसमें सबसे पहले जैसे कि हमने जॉन लॉक के बारे में बात किया, तो जॉन लॉक हमेशा किसके बारे में बात करते थे? इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करते थे। जॉन लॉक बताते थे कि लिबरलिज्म क्या है, जो इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करे। जॉन लॉक कहते थे कि जैसे जो नेचुरल राइट्स की बात करते थे, नेचुरल राइट्स में प्रोवाइड करते थे, आप तो बेसिकली जो तीन राइट थे, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में बात करते थे। लिबरलिज्म प्रमोट करता है आपका इक्वालिटी को। और इक्वालिटी का क्या मतलब है? जब हमने जेएस मिल पढ़ा था तब हमने देखा था कि जेएस मिल इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। और वो बताते हैं कि वो एक आइडिया देते हैं कि इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, रिगार्डलेस देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनके जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ना देख के उन सभी को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो इसलिए भी बताया जाता है कि आपका लिबरलिज्म प्रमोट करता है इक्वालिटी।
फिर हम देखते हैं कि जो आपका लिबरलिज्म है वो प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जब हमने रूसो पढ़ा था तो रूसो प्रमोट क्या करता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी। उनको फादर भी माना जाता है, रूसो को कहा जाता है कि रूसो क्या है, फादर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते थे, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते थे इसलिए वो बताते थे कि जो पॉपुलेशन है ना वो 10,000 ही होनी चाहिए। जो लिमिटेड पॉपुलेशन की वो बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यदि पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी स्टेट की तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपकी क्या है, परफॉर्म नहीं की जा सकती। आज के लिए एग्जांपल आप इंडिया का ही लेके चलो। जब मैंने रूसो करवाया था आपको कंप्लीट, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि यदि आज के टाइम पे इंडिया का एग्जांपल हम लेके चलते हैं तो उसमें भी आप ये चीज अप्लाई करके देख सकते हैं कि आज के टाइम पे यदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम अप्लाई करें तो वो आज के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। क्यों? क्योंकि 150 करोड़ पॉपुलेशन आपकी पहुंच रही है, इसलिए आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, आपका रूसो प्रमोट करते हैं, लेकिन लिमिटेड पॉपुलेशन भी साथ बताते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि लिबरलिज्म आपका डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करता है। लिबरलिज्म आपका प्रमोट करता है, ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं लिबरलिज्म के, जिसमें बताया जाता है कि लिबरलिज्म क्या प्रमोट करता है, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है। जब हम मोंटेस्क्यू पढ़ते हैं, जब उनकी जो एक फेमस बुक है जब द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है, जो कि बताते हैं कि जो लिबरलिज्म प्रमोट करता है, जो वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, ठीक है, जहां पे क्या है, जो लॉज हैं वो परफेक्टली एप्लीकेबल हों। इसके बाद देखते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जो इंडिविजुअल को जब भी राइट दिया जाएगा तो इसका मतलब वहां है कि जो गवर्नमेंट है उसके एक्शन कम हो जाएंगे, ठीक है। ये इनिशियल फेजेस की बात कर रहा है, लेकिन जब हम मॉडर्न लिबरलिज्म इसके 3 फेजेस हम देखेंगे तब हम देखेंगे कि ये कैसे गवर्नमेंट को जो राइट्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं कि वो वेलफेयर के काम कर सकता है। यहाँ पे हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं तो उसमें बताते हैं कि जो लिबरलिज्म में क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट आपकी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं फिलोसफर जेम्स मेडिसन को देखते हैं, वो एम्फेसाइज करते हैं चेक्स एंड बैलेंस टू इंश्योर गवर्नमेंट पावर, कि गवर्नमेंट के पावर जितनी गवर्नमेंट के पास पावर है, कहीं गवर्नमेंट उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, जो इंडिविजुअल के राइट्स है उनको उसको तो इन्फ्रिंज नहीं कर रही। इसके बाद जो बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो लिबरलिज्म के, जिसमें बताया जाता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम को प्रमोट करता है। कैसे? जब हम देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे कि एडम स्मिथ का हम देखेंगे कॉन्सेप्ट कि वो सब कुछ मार्केट इकोनॉमी पे बेस करते हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं कि सब कुछ मार्केट पे छोड़ देना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पे सब कुछ फोकस होना चाहिए, मार्केट में जो गवर्नमेंट है उसका इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, इसलिए ये इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करता है। अब हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशन है लिबरलिज्म की, जो मैंने फेजेस आपको बताए थे कि लिबरलिज्म स्टार्ट कहां से होता है और कहां तक चल के जाता है। हम स्टार्ट करेंगे 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको हम लेके आएंगे कोविड-19 के बाद तक कि कोविड-19 के टाइम पर भी क्या क्राइसिस लिबरलिज्म ने फेस किए हैं। तो 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो लिबरलिज्म आपका स्टार्ट होता है वो यूके और यूएसए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला जो इसका फेज है वो आएगा अपना क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट होता है 17वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक, जिसमें बेसिकली जो थिंकर हैं, जो जैसे आपका जॉन लॉक हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करते हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और यहाँ पे वो क्या करते हैं, बेसिकली जो मिनिमम स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। वो एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअल राइट को, प्रॉपर्टी राइट्स को और लिमिटेड गवर्नमेंट को। अब इन दोनों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वो प्रमोट किसको कर रहे हैं, कि एक इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा राइट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट को कम से कम पावर देने की बात कर रहे हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब तो वही है। और जब हम जो क्लासिकल लिबरलिज्म जो पहला फेज है उसके यदि कोर आइडियाज देखें तो उसमें आपका आता है क्या, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब यही है कि मार्केट में ही जो डिमांड एंड सप्लाई से जो प्राइस सेट होगा वो वही होगा, गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं तो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जॉन लॉक का आपको याद होगा। मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन इन पर्सनल एंड इकोनॉमिक मैटर्स की दोनों ही चीजें हटा दी कि आपका स्टेट क्या है, स्टेट जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसका मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए पर्सनल और इकोनॉमिक मैटर्स में, जो कि एक पर्सनल की जो लाइफ है, एक इंडिविजुअल की लाइफ है उसमें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है आपके जो क्लासिकल लिबरलिज्म। आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, तीनों ही फेजेस में आपको बता देता हूं कि जब भी मैं क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करूंगा तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल को मैक्सिमम राइट प्रोवाइड किए गए हैं और मिनिमम स्टेट की बात होती है, ठीक है। उसके बाद जब हम मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में बात करेंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मॉडर्न लिबरलिज्म में आपका वेलफेयर स्टेट आ जाता है, कि वो क्या करता है कि स्टेट को भी पावर दी जाती है। और वो पावर क्यों दी जाती है, ताकि वो लोगों की भलाई के लिए काम कर सके, वेलफेयर एक्टिविटीज कर सके। और इसकी इंपॉर्टेंस हमें बाद में पता चलेगी जब हम कोविड-19 के बारे में अभी करंट सिचुएशन में आएंगे इन दी एंड इस वीडियो में, तब हमें पता चलेगी। उसके बाद एक और फेज आता है आपका नियो लिबरलिज्म। उसमें हम देखेंगे कि फिर से जो क्लासिकल जो लिबरलिज्म है इसको फिर से रिवाइव किया जाता है।
क्यों? क्योंकि जो वेलफेयर का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर करने के लिए स्टेट को जो पावर दी गई थी, उसको ये एहसास किया जाता है कि जितनी पावर स्टेट को दी गई है ना वेलफेयर करने के लिए, स्टेट उसका गलत तरीके से यूज कर रहा है। तो हमें दोबारा से क्लासिकल लिबरलिज्म हमें रिवाइव करना पड़ेगा 21st सेंचुरी में। तो ये हम फेजेस हम देखेंगे, तीनों में ही आपको सिर्फ ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के हमने कोर आइडियाज देख लिए कि इंडिविजुअल को मैक्सिमम राइट देना है और जो गवर्नमेंट है उसको मिनिमम राइट्स जो पावर प्रोवाइड करनी है। की फिगर देखते हैं इसमें, जो आपके जॉन लॉक हो गया, एडम स्मिथ हो गया और मोंटेस्क्यू हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। एडम स्मिथ का हमने जो वर्क है ये आगे हम देखे भी गए जब हम जो क्लासिकल लिबरलिज्म को अच्छे से ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और मोंटेस्क्यू का जो वर्क है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक है उनकी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म ये भी फर्स्ट फेज का ही पार्ट है आपका 19th सेंचुरी का, जिसमें बेसिकली ये एक्सपेंशन ही है क्लासिकल लिबरलिज्म का, कि वहां पे इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाती है। इसमें आपका ये फर्स्ट फेज का ही एक आपका सब पार्ट है, अलग से नहीं है, ये फर्स्ट फेज में आएगा, आपका क्लासिकल लिबरलिज्म में ही आएगा। लेकिन इसमें इकोनॉमिक राइट्स की बात की जाती है, फ्री मार्केट की बात की जाती है, इकोनॉमिक फ्रीडम और कैपिटलिज्म की बात की जाती है। तो यहां से हम देखेंगे कि जैसे ही कैपिटलिज्म की बात की जाएगी, और यहां पे भी हम वैसे भी जॉन लॉक को देखते हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि इंडिविजुअल के पास राइट है वो कितनी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है अपनी मेहनत करके। तो यहीं से हम देखेंगे कि आपका कैपिटलिज्म धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ठीक है, लिबरलिज्म के साथ साथ। तो यहाँ पे जो इसमें क्या है कि आपका इकोनॉमिक फ्रीडम और कैपिटलिज्म के राइट्स को प्रमोट किया जाता है, और इसमें एम्फेसाइज किया जाता है इंपोर्टेंस, किसकी इंपोर्टेंस? फ्री मार्केट, कंपटीशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, की कंपटीशन होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जो मार्केट आपकी ग्रो करेगी। यहां मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसका इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके जो मेन फिगर है वो आपके आते हैं एडम स्मिथ, जिनकी जो इंपॉर्टेंट जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस है, और आपका क्या है एक और है इनविजिबल हैंड, ये हम आगे देखेंगे, और आता है आपके डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट जो है, जो सेकंड फेज जो आता है, ये तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट फेज हो गया। अब जो सेकंड फेज आता है इसको बोलते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म, इसको सोशल लिबरलिज्म भी बोला जाता है, जो कि आपका लेट 90s से लेकर 20th सेंचुरी में फैलता है बेसिकली। ठीक है, और ये बेसिकली किस लिए एड्रेस किया जाता है? सोशल इनइक्वालिटीज को। अब देखो, जब हम क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे फ्री मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, फ्री आपका क्या है, राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी आप कितनी ही एक इंडिविजुअल रख सकता है अपनी मेहनत करके। तो कहीं ना कहीं जब इतना सब कुछ फ्रीडम दी जाती है तो कहीं ना कहीं एक समुदाय, अब यदि आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें, कुछ रिपोर्ट ने ये चीजें पब्लिश की है कि आज के टाइम पे जो 1% जो लोग हैं उनके पास मोस्टली 90 to 95% जो प्रॉपर्टी है, जो मनी है, वो कैरी करते हैं। बाकी लोग तो मिडिल क्लास वगैरह, लोअर मिडिल क्लास, ये सब तो अपना काम चला रहे हैं। तो आज के टाइम पे भी यही है, और उस टाइम पे भी यही हुआ कि जो इंडिविजुअल को फ्रीडम दी गई, प्रॉपर्टी की फ्रीडम दी गई, फ्री मार्केट की फ्रीडम दी गई, तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही रिसोर्सेज कलेक्ट हो गए। उसकी वजह से सोसाइटी में क्या आ गई, इनइक्वालिटी आ गई। जरा याद करो आप रूसो को, रूसो क्या कहता है कि आदमी पैदा तो फ्री होता है, लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी में आता है तब उसमें क्या आती है, सोसाइटी उसको क्या ऊपर नीचे दर्जे आपको इनइक्वालिटी से देखती है। कैसे देखती है, क्यों देखती है सोसाइटी? किसी को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, किसी को नीचा दर्जा दिया जाता है, रूसो कहता है। लेकिन ऐसा सोसाइटी में क्यों होता है? रूसो कहता है ये सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से होता है, कि प्रॉपर्टी जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, प्रॉपर्टी जिसके पास कम है उसको कम तवज्जो दी जाती है। तो रूसो यही कहता है कि आदमी पैदा तो फ्री होता है, लेकिन सोसाइटी में आने के बाद वो ये इनइक्वालिटी फेस करता है, और जो इनइक्वालिटी है वो किसकी वजह से है, वो प्रॉपर्टी की वजह से है। इसी की झलक हमें यहाँ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे वो चीजें होने लगती हैं, इसलिए जो स्टेट को पावर दी जाती है ताकि स्टेट एड्रेस कर पाए सोशल इनइक्वालिटीज को, और गवर्नमेंट, ताकि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जो कि प्रोवाइड करे, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे। ठीक है, इसके यदि जो कोर आइडियाज हम देखेंगे सेकंड फेज के, जिसको सोशल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म बोला जाता है आपका, तो ये क्या सपोर्ट करता है कि स्टेट को पावर दी जाती है, स्टेट अब क्या करेगा, वेलफेयर प्रोग्राम करेगा, सभी को इक्वल, जैसे गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदय, कि सभी को इक्वली क्या डिग्निटी प्रोवाइड होगी, सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे इनका जो कोर आइडियाज है, इसमें वेलफेयर प्रोग्राम करेंगे, लेबर राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कि ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जब हम अभी आगे एडम स्मिथ पढ़ेंगे तो उसमें वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो जिसकी इंडस्ट्री है, जो उसका इंडस्ट्री का मालिक है,
तो वो वर्कर के बारे में थोड़ा समझे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म चलो यहाँ से पैर पसार रहा है, आपका इकोनॉमिक लिबरलिज्म से आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट पे ही फोकस करें। आपको जो जो लेबर है जो आपकी फैक्ट्री में काम करती है, लेबर राइट्स का भी आपको ध्यान रखना है। और ये लेबर राइट्स आपके कौन बनाता है? ये गवर्नमेंट बनाती है, वेलफेयर के प्रोग्राम करती है और रेगुलेटरी मेजर्स करती है आपका एड्रेस मार्केट फेलियर्स एंड सोशल इनइक्वालिटीज, कि जब मार्केट का फेलियर ना हो, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट आपकी जो फिस्कल पॉलिसीज वगैरह ये बनाती है, आज के टाइम पे भी हम देखते हैं। और सोशल इनइक्वालिटीज को भी कवर करती है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि फैक्ट्रीज में क्या है कि वर्कर काम करके मरी जाएं, उन पे कोई ध्यान ही ना दे और जो मालिक है वो इतना अमीर हो जाए कि वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट ना करें। मेन आइडियाज में देखते हैं, इनमें जो थिंकर आएंगे आपका मॉडर्न लिबरलिज्म में आपका जो जेएस मिल आएगा और टीएच ग्रीन आएगा। जेएस मिल हम देखेंगे कि जेएस मिल आपको क्लासिकल में मिल जाएंगे और आपको मॉडर्न जो लिबरलिज्म है इसमें भी मिल जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ट्रांजिशनल फेज के थिंकर हैं, ये एक जो बैलेंस बनाते हैं। पहले क्लासिकल लिबरलिज्म में होते हैं, फिर उसके बाद जो मॉडर्न आपका लिबरलिज्म है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए टीएच ग्रीन को कंप्लीटली जो फादर माना जाता है वो सोशल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म का फादर माना जाता है आपका टीएच ग्रीन को, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना है। जो थर्ड फेज अब अपना आता है, जो थर्ड फेज आपका लेट 20th सेंचुरी में आता है, 21st सेंचुरी में जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं नियो लिबरलिज्म, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें जो स्टेट का जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलफेयर करने के लिए स्टेट को पावर दी जाती है, गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, लेकिन ये फील की जाती है कि कहीं ना कहीं स्टेट उसका क्या है, धीरे धीरे उसका गलत यूज कर रहा है। इसलिए क्या करते हैं कि ये एडवोकेटिंग रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन की फिर से रिवाइव किया जाता है आपका जो क्लासिकल लिबरलिज्म, आपका नियो लिबरलिज्म में जो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो आइडियाज है उनको फिर से रिवाइव किया जाता है। और ये बताते हैं टू रिटर्न द क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, कि हमें दोबारा वही आपका क्या करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ये वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, ये बहुत ही ज्यादा हो गया है, ओवर स्ट्रेच्ड हो गया है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। इसलिए ये एम्फेसाइज किस पे करते हैं, जैसे हमने इंडिया में देखा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, तो ये आपका क्या वो इसी का एग्जांपल है। तो ये एम्फेसाइज किस पे करते हैं, प्राइवेटाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन पे, ताकि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो बढ़ पाए, इंडिविजुअल को क्या फिर से फ्रीडम दी जाए। क्यों? क्योंकि ये देखा जाता है कि वेलफेयर के जो राइट्स हैं वो आपके गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए थे कि चलो भाई आप गवर्नमेंट क्या करो, जो वेलफेयर है वो लोगों के लिए करो, आप इस हिसाब की पॉलिसीज लेके आओ। लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में, और वो अपने हिसाब से खेला खेल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को कमजोर करने के लिए फिर से आपका जो क्लासिकल लिबरल जो आइडियाज हैं वो आ जाते हैं आपके नियो लिबरलिज्म में, ठीक है। और इसके जो मेन जो थिंकर हैं वो आपका मिल्टन फ्रीडमैन, और जो फादर माने जाते हैं इसके नियो लिबरलिज्म के वो हयाक माने जाते हैं। ये अपना कॉन्सेप्ट भी देते हैं, अभी हम आगे देखेंगे इसमें कि जो रोड टू सर्वडम, ये अपना जो मेन जो आइडियाज है वो भी प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ये अपने बेसिक क्या हो गए, आइडियाज हो गए। जो 3 फेज हैं ये आपको क्या है, लिबरलिज्म के ध्यान रखने हैं। एक तो क्लासिकल हो गया, एक मॉडर्न हो गया, एक नियो हो गया। तीनों में क्या 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 याद रखना है, क्लासिकल में क्या है कि इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा राइट दिया जाएगा और गवर्नमेंट को मिनिमम क्या है, पावर दी जाएगी, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन होगा। फिर आता है मॉडर्न में क्या है कि गवर्नमेंट को थोड़ी पावर दी जाएगी ताकि वो सोसाइटी के लिए वेलफेयर के काम करे, ठीक है। और जो बैलेंस बनाया जाएगा थोड़ा सा कि गवर्नमेंट थोड़ा वेलफेयर के काम करे और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मार्केट में हो, ताकि जो सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, कैपिटलिज्म क्योंकि पैर पसार रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर रही है। इसीलिए हमने मार्क्स पढ़ा था, ठीक है, इसीलिए हमने माओ पढ़ा था। तो ये सब चीजें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से आप रिलेट कर पा रहे हो तो समझ पा रहे होंगे। फिर आपका नियो आ जाता है। नियो देखता है कि भाई नियो लिबरल आइडियाज देखते हैं कि ये मॉडर्न के चक्कर में तो सारी ऐसी तैसी हो गई है, इसने वेलफेयर के नाम पे अपनी जड़ें जमा ली है गवर्नमेंट ने, हमें इसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहला फेज देखते हैं, ठीक है, जिसमें जो क्लासिकल लिबरलिज्म की बात होती है, जिसमें जो क्या है एक एनलाइटमेंट फेज है, जिसमें क्या है कि जो पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल एडवांसमेंट, जिसमें जो डिक्लाइन है फ्यूडलिज्म का, और उसके बाद आपका क्या है डिमांड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्क्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो मार्क्स क्या बताता है कि ह्यूमन हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है, कि सबसे पहले आपकी प्रिमिटिव सोसाइटी है, फिर स्लेव सोसाइटी आएगी, फिर फ्यूडलिज्म आएगा, फिर कैपिटलिज्म आएगा, फिर आपका सोशलिज्म आएगा रेवोल्यूशन से, और पीसफुल तरीके से आपका सोशलिज्म से कम्युनिज्म पे आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। और कम्युनिज्म क्या है, एंड ऑफ द हिस्ट्री है, ठीक है, ये मार्क्स के हिसाब से। और मार्क्स के हिसाब से ही हम देखें तो यहाँ पे क्या है,
कि सोसाइटी इवोल्व हो रही है। फ्यूडलिज्म में फ्यूडल लॉर्ड थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, तो इंडिविजुअल राइट्स की बात होने लगी। जॉन लॉक को फादर माना जाता है क्लासिकल बेसिकली लिबरल आपका लिबरलिज्म का फादर माना जाता है। वो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से फ्यूडलिज्म आपका डिक्लाइन होता है और लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म धीरे धीरे एक साथ ग्रो करते हैं, जिसमें राइज ऑफ अर्ली कैपिटलिज्म प्रोवाइड बैकड्रॉप एंड इट्स डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे मान लो कि आपका कैपिटलिज्म भी लिबरलिज्म के सहारे डेवलप हो रहा है, उसके क्या है बैकड्रॉप और डेवलपमेंट भी साथ दिखाई देती है। कोर प्रिंसिपल हम देखते हैं फेज 1 के। फेज 1 का आपका सिर्फ ध्यान रखना है कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसमें कोर आइडियाज क्या है, इंडिविजुअल राइट्स को आपका प्रमोट किया जाएगा, जैसे लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी आपके जॉन लॉक ने दिया था। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की जाती है, ये भी हमने देखा था, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे आपके दिमाग में आए क्लासिकल लिबरलिज्म, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल राइट्स मैक्सिमम और गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिनिमम, बस। तो लिमिटेड गवर्नमेंट हो गया। फ्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एडम स्मिथ जो बात करते हैं अपनी बुक्स में वेल्थ ऑफ नेशन और इनविजिबल हैंड्स के बारे में बात करते हैं, और इसके जो की फिगर जो हमने देखे थे, जॉन लॉक है आपके, ठीक है, और आपके एडम स्मिथ है और मोंटेस्क्यू हैं इस फेज में। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैपिटलिज्म में आपका साथ के साथ ग्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो स्टेजेस है कैपिटलिज्म की, जब एडम स्मिथ को हम देखते हैं तो एडम स्मिथ अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, अपनी बुक देते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब क्या है कि अब हमने एग्जाम में देखा कि वेल्थ ऑफ नेशन हमने टिक कर दिया एडम स्मिथ, लेकिन एडम स्मिथ को थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बात कर रही है। ये टाइटल है, टाइटल का मीनिंग क्या है कि वेल्थ ऑफ नेशन, कि नेशन की वेल्थ क्या है, कहां से आएगी एक नेशन की वेल्थ। तो उसके लिए हमें क्या है, कैपिटलिज्म को थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा। तो कैपिटलिज्म की 3 स्टेजेस हैं मेनली। एक तो आपका मर्केंटाइल जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, जिसमें बेसिकली एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशन और इनविजिबल हैंड के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, और तीसरा आपका आता है फाइनेंस कैपिटलिज्म, जो कि आपके लेनिन इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जब हम इसके बाद लिबरलिज्म के बाद मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, तब हम फाइनेंस कैपिटलिज्म के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि लेनिन फाइनेंस कैपिटलिज्म को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आज इस वीडियो में क्योंकि हम लिबरलिज्म कर रहे हैं, तो आपका जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब जब एडम स्मिथ बात कर रहा है वेल्थ ऑफ नेशन की, कि नेशन का वेल्थ कैसे बनेगा, नेशन में वेल्थ कैसे बनेगी, जो इंडिविजुअल है उसके जो वेल्थ है उसके हाथ में कैसे आएगी, जो जॉब है वो जॉब क्रिएशन कैसे होगा स्टेट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मर्केंटाइल आपका कैपिटलिज्म। इसमें एग्जांपल लेते हैं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि ये होता क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि किसी एक जगह से ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी क्या करती थी 1600 में, आपने देखा होगा, तो इंडिया जैसी जो कंट्रीज हैं यहाँ से क्या करती थी, आपके जो सस्ते दामों पे जो चीजें मिलती थी जैसे मसाले वगैरह ये सब चीजें आपके सस्ते दामों से उस जगह से खरीदती थी, और यूरोप जैसी जो कंट्रीज हैं वहां पे जाके महंगे दामों में बेच देती थी। अब ये जो प्रोसेस जो चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसमें एडम स्मिथ देखता है कि इसमें तो 2 ही लोग मालामाल हो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके इंग्लैंड से बिलोंग करती है, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से तो क्या जो सस्ते दामों पे आपके प्रोडक्ट लेके आते हैं और यूरोप में आके महंगे दामों पे बेच देते हैं। तो इसमें तो 2 ही आदमियों की वेल्थ बन रही है, नेशन की वेल्थ नहीं बन रही। तो वेल्थ किस किस की बन रही है, एक तो किंग की बन रही है और दूसरी किसकी बन रही है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बन रही है। कॉमन लोग जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, उनकी वेल्थ कहां बन रही है, और उनकी वेल्थ नहीं बनेगी तो वेल्थ ऑफ नेशन कहां से आएगी, कि नेशन में वेल्थ कैसे बनेगी। ये तो 2 ही लोग रह गए इंडिविजुअल जो कि बल्ले बल्ले मजे कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो इंडिविजुअल जो लोग हैं जिनके हाथों में कुछ नहीं है वो वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। तो ये जो मीनिंग आता है आपका मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का आता है। इसलिए एडम स्मिथ कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, इस तरह से पैसे कमाने का, ये कभी भी वेल्थ ऑफ नेशन नहीं बना पाएगा, कि नेशन की वेल्थ कभी भी आपकी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए कहते हैं वो प्रमोट करते हैं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को, तो क्या क्रिटिसाइज करते हैं एडम स्मिथ, और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो कैपिटलिज्म है इसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं से प्रोडक्ट उठाओ और यूरोप में लाके महंगे दामों में बेचो और अपनी जेब गर्म करो, राजा को अपना कट मिल जाएगा और अपने जो ऑफिसर है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अपनी तनख्वाह लेके अपने चले जाएंगे, कॉमन लोग जो यूरोप में वो पड़े रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वो प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब यही है कि आप रॉ प्रोडक्ट लेके आओ वहां से, ठीक है। इंडस्ट्रीज कहां पे लगाई जाएंगी, आपकी यूरोप में लगाई जाएंगी, ठीक है। यहां पे इंडस्ट्रीज में क्या है, जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पे फैक्ट्रीज जब चलेंगी, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश जब होंगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो क्या होगी, ग्रोथ, उसमें ग्रोथ देखी जाएगी। वो मार्केट में जाएंगे पैसा खर्चेंगे, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपका बढ़ेगा,
और वो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बढ़ता है तो आपकी इकोनॉमी क्या करती है, दौड़ने लग जाती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका जो एडम स्मिथ हैं ये बताते हैं कि मर्केंटाइल जो कैपिटलिज्म है इसमें ऐसा नहीं है कि किंग और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर है उनकी जेब गर्म होगी, ये कॉन्सेप्ट बकवास है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने रिफॉर्म्स भी देखे थे, ठीक है। इसलिए वो क्या उसके बाद धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, वो रॉ प्रोडक्ट यहाँ से लेके जाते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां आ गया था, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां ले जाके अपना क्या करते थे, फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। और वहां पे क्या है, फिनिश प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक भी रहे हैं। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री वहां पे काम कर रही है वो क्या है, बेसिकली वो वहां पे जॉब क्रिएशन हो रही है। जॉब क्रिएशन हो रही है तो पैसा आ रहा है लोगों की जेब में, जो इंडिविजुअल जो लोग हैं वहां पे कॉमन लोग हैं उनको नौकरियां मिल रही है, नौकरियां मिल रही है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है उस हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई होती है मार्केट में, और मार्केट में जैसे डिमांड सप्लाई होती है तो इकोनॉमी किसी भी देश की चलने लगती है। और वो सही मायने में एडम स्मिथ कहते हैं कि देश की क्या है, वो है वेल्थ ऑफ नेशन। इसलिए जो एडम स्मिथ है वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। वो बताते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इनविजिबल हैंड। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि मार्केट में जो, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लासिकल जो ये खुद एडम स्मिथ आपके जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, जो क्लासिकल लिबरलिज्म का ही पार्ट है, उसी को प्रमोट करते हैं ये, ठीक है। तो ये बताते हैं कि जो स्टेट का इंटरवेंशन है ना वो मार्केट में कम से कम होना चाहिए। और इनविजिबल हैंड्स, ये क्या है, मार्केट में इनविजिबल हैंड्स हैं जिसकी वजह से मार्केट चलता है। तो इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ के हिसाब से क्या है, वो है डिमांड और सप्लाई। डिमांड है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई आएगी, जितनी सप्लाई आएगी उतना प्रोडक्शन होगा, उतना प्रोडक्शन होगा उतनी फैक्ट्री अच्छे से काम करेंगी, उनके पास प्रॉफिट होगा, और उतना ही प्रॉफिट होगा उतना ही सैलरीज कॉमन लोगों की जेब में जाएंगी, वो मार्केट में जाके खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई फिर से क्रिएट होगी। तो ये साइकिल आपकी चलती जाएगी। तो ये आता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की बात करते हैं आपके एडम स्मिथ, और इस हिसाब से अपना जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो बनाने की बात करते हैं कि इस हिसाब से नेशन का वेल्थ आपका बनेगा। इनविजिबल हैंड कुछ नहीं है, आपका डिमांड एंड सप्लाई, दो इनविजिबल हैंड आपके मार्केट में जो मार्केट को चलाएंगे। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये जो स्टेजेस है कैपिटलिज्म की ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन क्यों दिया, ये टाइटल ही क्यों रखा, इनविजिबल हैंड ही क्यों बताया उन्होंने, ये इनविजिबल हैंड दो कौन से हैं मार्केट में, वो डिमांड एंड आपका सप्लाई है। वो क्रिटिसाइज करते हैं आपके मर्केंटाइल कैपिटलिज्म को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो थिंकर हैं उनके जो स्टेटमेंट है उससे उनका माइंडसेट पता लगता है कि जो क्लासिकल लिबरल जो लोग थे, जो थिंकर थे, उनका माइंडसेट कैसा था। जैसे हम थॉमस पेन को देखते हैं, इनकी काफी फेमस स्टेटमेंट है कि स्टेट इज ए नेसेसरी एविल, कि स्टेट क्या है, एक आवश्यक बुराई है। आपको मानना पड़ेगा कि स्टेट का थोड़ा बहुत वहां पे रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम देखते हैं जॉन लॉक को हमने पढ़ा था, तो जॉन लॉक क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। और लेकिन यहीं पे हम होप्स देखते हैं तो होप्स क्या है, सिंपल आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि लोग अपने विल से आते हैं और गवर्नमेंट का फॉर्म कर देते हैं। लेकिन जब हमने जॉन लॉक देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो वो भी बात करते हैं, लेकिन वो बताते हैं दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि एक बार तो लोग सभी अपने साथ आएंगे तो वो पहले सोसाइटी फॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो गवर्नमेंट की जरूरत तो थोड़ी है बेसिक चीजें करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए थॉमस पेन भी आपके क्लासिकल लिबरल है, तो ये कहते हैं कि स्टेट एक आवश्यक बुराई है, और स्टेट बुराई ही है तो वो जो मार्क्सिस्ट है वो बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट जरूरी है तो इसी में हम देख लेंगे, हम जो मॉडर्न जो लिबरल हैं वो बोल देंगे आपका, क्यों, क्योंकि स्टेट आपका क्या करता है, वेलफेयर के काम करता है, वो हम आगे देख लेंगे। तो स्टेटमेंट को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, ये आपकी थॉमस पेन की है। उसके बाद देखते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। ये भी आपने काफी बार देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये भी काफी बार इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम से कम होगा और काम आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं आपकी क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उसकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है। हर्बर्ट स्पेंसर बताते हैं अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब यही है कि कैपिटलिज्म में यदि हम देखते हैं कि यदि आप सही तरीके से काम नहीं करोगे, सही तरीके से फैक्ट्री अपनी नहीं चलाओगे, सही तरीके से आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका जो क्लासिकल लिबरल माइंडसेट को दर्शाता है, ठीक है। और जो ग्राहम समनर हैं, इन्होंने कहा था कि जो दारू पीने वाला है ना बेवड़ा, वो आपका गटर में पड़ा हुआ है तो उसकी जगह वही है, वो वहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको उठा के आप उसको जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां पे भर्ती करवा दो कि भाई इसकी जो दारू वारू छुड़वाओ, ये सब पंगे करवाओ। वो वेलफेयर स्टेट की बात है, वो मॉडर्न लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरल माइंडसेट है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म है, यहाँ तो वैसे ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे लोग दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं पैसे के लिए, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। तो इसलिए आपका यहाँ पे भी हमें जो क्लासिकल लिबरल, बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक लिबरल माइंडसेट देखने को मिलता है, क्योंकि कैपिटलिज्म अपनी क्या है, जड़ें यहाँ से पसार रहा है, मजबूत कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्लासिकल लिबरल व्यूज में, जिसमें बताया जाता है, जब भी हम देखते हैं कि इसके थिंकर किस हिसाब से बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि मैन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लिबरल जो थिंकर है वो बताते हैं कि आदमी क्या है, रैशनल है। रैशनल क्या है कि वो अपने बारे में पहले सोचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट्स को वो पहले तवज्जो देगा ड्यूटी से, राइट्स की डिमांड पहले करेगा। कि जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, तो हम बार बार बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज की बाद में बात करेंगे। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अपनी जो हिंदू आइडियोलॉजी है, जो अपनी जो बुक है श्री भगवत गीता है, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि तू क्या कर, अपनी क्या कर, ड्यूटी कर, आपके राइट्स तुझे अपने आप मिल जाएंगे। गांधी जी भी यही बात कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। इसलिए कहते हैं कि मैन क्या है, आपका रैशनल है। रैशनल होने का मतलब ये है कि वो अपने राइट्स को ज़्यादा तवज्जो देता है, ड्यूटी बाद में करेगा, वो पहले अपने राइट्स की मांग करता है, वो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की मांग करता है। इसलिए क्या है कि आदमी जो एटमिस्टिक मैन है, एटमिस्टिक का मतलब क्या है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोचता है कि मेरा क्या सही होगा, इसके बारे में सोचता है आदमी। ठीक है, पहले अपने बारे में सोचता है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता। इसका मतलब यही है। इसकी वजह से क्लासिकल लिबरल माइंडसेट को क्रिटिसाइज करते हैं आइडियलिस्ट। अब आइडियलिस्ट कौन है, जरा देखो, प्लेटो की आइडियोलॉजी देखो, हीगल की देखो, कांट की देखो, ये सब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सोसाइटी को थोड़ा पहले देखो, स्टेट को थोड़ा पहले देखो, एथिकल वैल्यूज को थोड़ा पहले देखो, उसके बाद अपने आप के बारे में सोचना। इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं आपके क्लासिकल लिबरल को। अमृता सेन जी यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, क्योंकि वो खुद एक सोशल लिबरल है, तो यहाँ पे अपना वो कॉन्सेप्ट देते हैं सोशल चॉइस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहीं पे हमने जॉन रोल्स देखा था, तो वहां पे उनको क्रिटिसाइज करते टाइम वो क्या देते हैं, अमृता सेन जी आपका कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं कि प्राइमरी गुड्स का तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जॉन रोल्स साहब, लेकिन ये भी तो देख लो कि सभी को आप जो प्राइमरी जो गुड्स हैं, राइट्स हैं, वो सभी को इक्वली दे रहे हो। क्या सभी की कैपेबिलिटी इक्वल है? क्या गधा और घोड़े की जो कैपेबिलिटी है वो इक्वल है? वो तो नहीं हो सकती। तो इसलिए वहां पे वो क्रिटिसाइज करते टाइम अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच देते हैं, और यहाँ पे क्लासिकल लिबरल माइंडसेट को क्रिटिसाइज करते टाइम वो अपना देते हैं सोशल चॉइस कॉन्सेप्ट देते हैं अगेंस्ट रैशनल चॉइस, कि आपको क्या करना है कि अपने बारे में सोचने से पहले थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में भी सोच लेना है। क्यों? क्योंकि आदमी जब अपने बारे में ज्यादा सोचता है ना, तो वो ज्यादा क्या है, आपका विध्वंसक हो जाता है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोचता है तो थोड़ा सा क्या होता है कि वो सही सोचता है, कि थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचता है। कैपिटलिज्म ही आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है बेसिकली, कि सब पहले मेरा देखना है, भले ही दूसरे का कितना ही नुकसान हो जाओ, मुझे 1 रुपए का फायदा होना चाहिए, सामने वाले का चाहे 99 रुपीज का नुकसान हो जाओ। ये वो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं गलत भी है, अमर्त्य सेन जी कहते हैं। इसलिए सोशल चॉइस कॉन्सेप्ट अपना वो यहाँ देते हैं। काफी बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि सोशल चॉइस कॉन्सेप्ट, जो रैशनल चॉइस जो है, जो आपका क्लासिकल लिबरल व्यूज से निकल के आता है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब बताते हैं इसमें कि स्टेट ए वेरी लिमिटेड रोल इन लाइफ ऑफ मैन, क्योंकि जब भी हम क्लासिकल लिबरल माइंडसेट के बारे में बात करते हैं तो उसमें यही है कि स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम हो। जेएस मिल का हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट है ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी, कि आदमी बिल्कुल क्या है, फ्री है। जिसमें ओन लिबर्टी इनका जो वर्क है, जिसमें हमने देखा था कि हार्म प्रिंसिपल ये देते हैं, और हार्म प्रिंसिपल में 2 एक्शन बताते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। ठीक है, जिसमें वो बात करते हैं आपका, थोड़ा सा उनमें टिल्ट भी दिखता है आपका मॉडर्न लिबरल आइडियाज का, लेकिन क्लासिकल लिबरल में भी वो आते हैं और वो फ्रीडम की बात करते हैं। इसमें बताया जाता है कि मैन आर इक्वल फाउंडेशनल सेंस। अब यहाँ पे क्या है कि आदमी को बताया जा रहा है कि फाउंडेशनल सेंस में आदमी इक्वल है। ठीक है, ना कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि आदमी को इक्वल कैसे बताया जाता है, कि सभी आदमी क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। तो ह्यूमन बींग क्या है, सभी इक्वल हैं। तो पहले आपको ह्यूमन बींग होना पड़ेगा, आदमी होना पड़ेगा, तब आपको कंसिडर किया जाएगा सभी को इक्वल। लेकिन जब सोशलिस्ट जो आइडियाज है वो देते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी। एब्सोल्यूट इक्वालिटी का मतलब क्या है कि गधे और घोड़े दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं। और जो फाउंडेशनल इक्वालिटी है वो कहाँ से निकल के आती है, वो आपकी कांट के कॉन्सेप्ट से निकल के आती है। ठीक है, जिसमें कांट क्या कहते हैं कि सिंस ऑल ह्यूमंस आर क्या है, आर रैशनल। ठीक है, ऑल ह्यूमन डिजर्व ट्रीटेड डिग्निटी। चले सभी जो ह्यूमन है वो क्या है, रैशनल है, लेकिन सभी को क्या है, डिग्निटी जरूरी है। कांट का जो कॉन्सेप्ट है, कांट को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स। ठीक है, इसलिए वो डिग्निटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं।
आप देखते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म के भी पार्ट हैं, क्योंकि जब भी हम लिबरलिज्म पढ़ते हैं तो उसके तो क्या हो गए अपने 3 फेजेज हो गए, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया आपका, थर्ड हो गया, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपका क्लासिकल आ गया, इसमें क्या आ गया आपका मॉडर्न आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा थर्ड में आपका नियो आ जाएगा। लेकिन इसमें भी दो दो चीज़ें निकल के, दो सब पार्ट निकल के आते हैं आपके क्लासिकल लिबरल में। एक तो आता है क्या आपका नेचुरल राइट्स का, और एक क्या आता है आपका यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स का। तो ये दोनों जो ट्रेडिशन है ये भी क्लासिकल लिबरल के ट्रेडिशन है। तो नेचुरल राइट ट्रेडिशन तो हमने देख लिया था, जॉन लॉक का जो नेचुरल राइट्स आपके प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में वो बात करते हैं। और यूटिलिटेरियन, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म जो आपकी जो आइडियोलॉजी है उसके फादर कौन माने जाते हैं, बेंथम माने जाते हैं, ठीक है। और यूटिलिटेरियन जो ट्रेडिशन है इसको समझना है तो आपको जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो चारवाक फिलोसफी होगी, ठीक है, जिसमें एक ही गाना उसको जस्टिफाई करता है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दुखाए ना, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे जो यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन क्या है, वो भी एक इंडिविजुअल की जो लाइफ में मजे करने के कॉन्सेप्ट पे फोकस रहता है। और नेचुरल राइट तो हमने देख लिया जॉन लॉक का, और यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन आपको पढ़ना है तो वो मैंने बेंथम कंप्लीट करवा दिया था, वो आपको देख लेना है कि वो कैसे इंडिविजुअल जो राइट्स हैं, यूटिलिटेरियन राइट्स हैं, उस सबको प्रमोट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जो ट्रेडिशन है क्लासिकल लिबरल है, इस पे जो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो क्या करती है, अटैक करती है, ठीक है। क्योंकि दो चीजें साथ चल रही है, लिबरल और आपकी सोशलिस्ट, ठीक है, जो को बाद में हम देखते हैं कि सोशलिस्ट से कम्युनिज्म भी आता है मार्क्सिज्म में। लेकिन बेसिकली आपकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टेट का थोड़ा बहुत इंटरवेंशन सोसाइटी में, जो कि हम देखेंगे कि इससे बचने के लिए, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बचने के लिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका लिबरलिज्म भी फ्लरिश कर रहा है और कुछ कंट्रीज में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी चल रही है। तो इससे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बचने के लिए थोड़े बहुत रिफॉर्म्स आते हैं आपके क्लासिकल लिबरल में, और वो मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ चला जाता है, जिसमें स्टेट का इंटरवेंशन आता है और स्टेट के वेलफेयर कॉन्सेप्ट भी निकल के आते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का है, ये हमें उस टाइम पे देखने को भी मिलता है कि यूएस की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसे यदि आज के टाइम पे देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए चुनी गई है, क्योंकि जो बाइडन पीछे हट चुके हैं, आपकी कमला हैरिस आगे आ चुकी है, ठीक है। तो वो डेमोक्रेट है। रिपब्लिकन आपके कौन है, आपके डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप को काफी बार आपने न्यूज में सुना होगा कि ये तो बिजनेसमैन है, उस हिसाब से सोचता है। तो रिपब्लिकन को माना जाता है वो प्रो कैपिटलिस्ट है, और डेमोक्रेट को माना जाता है वो प्रो थोड़ा सा वेलफेयर कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, पुअर सोसाइटी के लोगों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो ये ट्रेडिशन हमें जो यूएस जो पॉलिटिक्स है उसमें भी देखने को मिला था। इसलिए जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बचने के लिए जो नेक्स्ट फेज जो आता है अपना किसका, क्लासिकल लिबरलिज्म से हम आते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म में, ठीक है, जो कि फोकस किस पे करता है, आपका सोशल जस्टिस पे। क्योंकि अब क्या है कि स्टेट के पास थोड़ी बहुत पावर आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि क्लासिकल लिबरल की तरह कि स्टेट के पास कुछ भी पावर नहीं है, वो कहीं भी मार्केट में इंटरवेंशन नहीं कर सकता। अब क्या है कि स्टेट वेलफेयर के काम करेगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको यदि मॉडर्न लिबरलिज्म का यदि थोड़ा सा समझना है तो आपका प्लानिंग कॉन्सेप्ट जरा समझ लो। इंडिया में 5 ईयर प्लान थे, जो कि हमने वैसे तो यूएसएसआर से अडॉप्ट किए थे, लेकिन फिर भी जो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का, जिसमें स्टेट क्या है, वेलफेयर के काम करता है। 5 साल के टारगेट बना लिए, 10 साल के टारगेट बना लिए, अब तो चलो वो बंद हो गया। खैर, तो मॉडर्न लिबरलिज्म फेज 2 की बात करते हैं, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी काउंटर करती है आपकी, ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब यही है कि वहां पे स्टेट इंटरवेंशन करता है। अब यहाँ पे क्लासिकल की वजह से सोसाइटी में इतनी इनइक्वालिटीज बढ़ जाती हैं कि कुछ लिमिटेड लोगों के पास आपकी प्रॉपर्टी रह जाती है, बाकी लोग क्या रह जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में क्या है, जो रिवोल्ट है, रेवोल्यूशन है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए जो क्लासिकल लिबरलिज्म में थोड़े चेंजेस आते हैं, टीएच ग्रीन जैसे जो थिंकर निकल के आते हैं, जेएस मिल अपने आइडियाज को शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए जो मॉडर्न लिबरलिज्म आपका निकल के आता है, जो कि फोकस किस पे करता है, सोशल जस्टिस पे फोकस करता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि वो सोशल जस्टिस का मतलब यही है कि वेलफेयर के जो काम है वो स्टेट करेगा ताकि सर्वोदय हो, सभी का अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है। जिसमें बेसिकली वो लिमिटेशन कवर करता है किसकी, क्लासिकल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म की जो लिमिटेशन थी, उसमें मतलब यही है कि इंडिविजुअल को इतने राइट्स प्रोवाइड कर दिए कि वो अपने हिसाब से जीता है। स्टेट के पास कोई भी ऐसे जो पावर नहीं है कि वो सोसाइटी में वेलफेयर करे, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देखते हैं, इनकम टैक्स देखते हैं। अब इनकम टैक्स कौन लगाता है, स्टेट ही लगाता है। क्यों लगाता है, जब हमने जॉन रोल्स पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जॉन रोल्स कहते हैं कि मैंने एग्जांपल दिया था ए और बी का, ए थोड़ा पैसे वाला है, बी क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। तो जॉन रोल कहता है कि भाई सुनो, ऐसी बात है कि आप क्या करो, ए से थोड़ा पैसा लेके बी पे लगा दो ताकि वो भी अपनी लाइफ को स्मूथली चला पाए, ठीक है। यहीं पे क्या है कि स्टेट का काम है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इन इनकम टैक्स का। लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म में ऐसा तो है ही नहीं। वो कहते हैं कि स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, वो कोई इनकम टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगाएगा, हमने कमाया हम अपने पास रखेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न लिबरलिज्म, इसमें क्या है कि इन सब चीजों से सोसाइटी में जो उठापटक चलने लगती है उससे बचने के लिए जो टीएस ग्रीन जैसे थिंकर आते हैं, जेएस मिल आते हैं, तो ये बेसिकली जो
लिमिटेशन है क्लासिकल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म की, इसको क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है, और एड्रेस करते हैं सोशल इनइक्वालिटीज की। जैसे कि हमने बात की थी रूसो की कि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से आप सोसाइटी में क्या है, पैदा तो आप सभी इक्वल होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से इनइक्वालिटी आप सोसाइटी में फेस करते हैं, जिसकी वजह से और जो कैपिटलिज्म जो आपका बढ़ रहा था उसकी वजह से जो एडवर्स जो इम्पैक्ट हो रहे थे सोसाइटी पे कैपिटलिज्म के, उन सब चीजों से बचने के लिए मॉडर्न लिबरलिज्म आपका आता है, ठीक है। ये सब चीजें हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम देखेंगे इन सब चीजों को कि जो आपका क्या है, जो यूरोप है वहां पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन को फंडिंग कौन कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फंडिंग करते हैं यहूदी, ज्यूज जो सपोर्ट करते हैं। इसलिए इजराइल के जब इजराइल बना था उसके लिए जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट आपका यूरोप और यूएस से करता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, जो इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि जो यहूदी थे वो काफ़ी पैसे वाले लोग थे। उसका परफेक्ट एग्जांपल आपका रोथस्चाइल्ड जो फैमिली है, आईएमएफ से काफ़ी बार कुछ कंट्रीज को लोन नहीं मिलता, तो जो रोथस्चाइल्ड जो फैमिली है उसके पास कंट्रीज जाती हैं लोन लेने के लिए कि हमें इतना लोन दे दो, हम आपको इतने टाइम में वापस कर देंगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका पाकिस्तान ने काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उसके पास एक ऑप्शन है कि यदि आईएमएफ आपको लोन नहीं देती है तो आप रोथस्चाइल्ड जो फैमिली है उसके पास चले जाओ। वो खुद एक यहूदी फैमिली है। कमाल की बात है, जब पैसे की बात आती है तो धर्म वरम साइड में हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें वैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में करेंगे। खैर अभी हम फोकस करते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म पे, जिसमें क्या है, अब क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपकी आ जाती है। गवर्नमेंट क्या है, एक्टिवली रोल प्ले करती है, जिसमें आपका सोशल वेलफेयर हो गया और एड्रेस करती है सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो आपकी सोसाइटीज में आती है। कोर प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि वो टैक्सेशन हो गया, आपकी जो गरीबी से लड़ने के लिए हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए हो गया, अदर सोशल रिस्क हो गया, ठीक है, इन सब पेंशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो ये सब वेलफेयर के जो कॉन्सेप्ट आपके मॉडर्न लिबरलिज्म में आ जाते हैं। रेगुलेशन करेगा, रेगुलेशन में क्या है कि प्रोटेक्ट करेगा वर्कर के राइट्स को। अब वर्कर के राइट्स की क्या जरूरत है प्रोटेक्ट करने की, क्यों, क्योंकि कैपिटलिज्म क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, तो सोसाइटी में जो वर्कर है, जो आपके कहाँ इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको ये चीज़ बताने के लिए कि ऐसा नहीं है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम आपको राइट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लेबर की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव किया जाएगा। और ये सब कौन करेगा, ये करेगा आपका गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन आपकी लेके आएगी और इंश्योर करेगा फेयर कॉम्पिटिशन, ठीक है। फेयर कंपटीशन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा था कि इनिशियल स्टेजेस पे जब जियो आया था, जियो की सिम आई थी, तो उसने आई थिंक 8 से 10 महीने उन्होंने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड आपको किया था। तो इससे क्या था, उनके जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहे थे। तो एयरटेल ने कहा था कि ये फेयर कंपटीशन नहीं है, इस पर हम केस करेंगे, ऐसे तो तुम अपना जो आपके पास पैसा है बहाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना पैसा बहा दोगे फ्री में लोगों को इंटरनेट देने के लिए कि एयरटेल के सब्सक्राइबर आपके जियो पे चले जाए, और हुआ भी ऐसा ही था, लेकिन वो एक फेयर कंपटीशन नहीं था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपकी प्रोवाइड करता है, जिसमें वो प्रमोट करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रिमूविंग बैरियर, डिसएडवांटेज सर्टेन ग्रुप्स, जैसे बेसिकली रिजर्वेशन वगैरह ये सब प्रोवाइड आपका करता है। रोल्स भी यही बात करता है कि वो लेक्सिकल ऑर्डर अपना देता है कि पहले इंसान को लिबर्टी दो सोसाइटी में, फिर अपॉर्चुनिटीज दो, फिर जो लीस्ट एडवांस डिफरेंस प्रिंसिपल की बात जो करता है, आपका जो लीस्ट एडवांस जो आपकी जो पॉपुलेशन है उसके लिए भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। अब फेज 2 के जो की फिगर है, जो थिंकर है, उनको देख लेते हैं, जिसमें आपका क्या आता है, जेएस मिल है। मैंने आपको बताया था कि जेएस मिल आपको क्लासिकल लिबरल आइडियाज में भी मिलेंगे और मॉडर्न में भी मिलेंगे, क्योंकि वो अपने आइडियाज को शिफ्ट करते हैं। ये एक ट्रांजिशनल थिंकर है, ठीक है, दोनों के बीच का। जैसे मैकेवली हम देखते हैं कि मैकेवली को भी बोला जाता है कि वो अपने ट्रांजिशनल थिंकर है, चाइल्ड ऑफ रेनेसांस है, लास्ट की उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम फेज 2 पे फोकस करते हैं कि जेएस मिल आपका क्या है, ट्रांजिशनल थिंकर है, जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करते हैं, लेकिन साथ के साथ सोशल रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, जिसकी वजह से जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है उनको एड्रेस किया जाए। वो इक्वल राइट्स की तो बात करते हैं और ऑल इंडिविजुअल्स के बारे में प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। टीएच ग्रीन मेनली जब आते हैं अपने, तो इनको बोला जाता है, फादर बोला जाता है मॉडर्न लिबरलिज्म का, क्योंकि इनके जो कंप्लीटली जो आइडियाज हैं वो आपके मॉडर्न लिबरलिज्म पे फोकस्ड होते हैं। तो इसलिए इनको पॉजिटिव लिबरलिज्म का भी फादर बोला जाता है। पॉजिटिव फ्रीडम को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और ये इनेबलिंग करते हैं इंडिविजुअल टू अचीव देयर पोटेंशियल, थस एडवोकेटिंग सोशल रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को आपके बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या आता है, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि आपका सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटीज, लेबर लॉज, आपका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि स्टेट का क्या है कि थोड़ा बहुत आपको उसमें काम करना पड़ेगा, स्टेट को एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा, स्टेट को जो सोशल इनइक्वालिटीज हो रही हैं उसको भी खत्म करने की बात करता है इस बारे में। तो जरा ध्यान करो, जब प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन देता है, ठीक है। जब थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात होती है तो उसमें क्या, वो किससे इंस्पायर्ड होता है, वो स्पार्टा से इंस्पायर्ड होता है। अब जब वहाँ पे जो आपका प्लेटो जब थ्योरी ऑफ एजुकेशन देता है, स्पार्टा से इंस्पायर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्पार्टा में क्या है, मिलिट्री एजुकेशन है, स्टेट उस सब चीज़ों को गवर्न करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से वो देखते हैं कि स्टेट
को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। और यहीं पे ऐसी ही झलक यहाँ पे हमें दिखाई देती है आपका मॉडर्न लिबरलिज्म में, कि यहाँ पे स्टेट क्या है, जो गवर्नमेंट है वो आपकी जो एजुकेशन है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, इन सब में आपका काम करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करता है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज आपकी प्रमोट होंगी, ठीक है, जिसमें बैलेंस्ड अप्रोच होगी। कैपिटलिज्म इंक्लूड सोशल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर प्रोग्राम, की बशर्ते जहाँ पे कैपिटलिज्म तो होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लेकिन साथ के साथ जो वर्कर है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनका भी क्या होना चाहिए, उनके भी लेबर लॉज है वो भी होने चाहिए, ठीक है, उनको सोशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और वेलफेयर के प्रोग्राम भी साथ के साथ होने चाहिए। अब टीएच ग्रीन के मेन आइडियाज हम देखते हैं कि उनको फादर बोला जाता है आपके पॉजिटिव लिबर्टी का, और मॉडर्न लिबरलिज्म का भी फादर बोला जाता है। उनको माना जाता है, वो एक नाम से भी जाने जाते हैं, आपके ऑक्सफोर्ड आइडलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। और वो बताते हैं कि लिबर्टी, उनकी एक फेमस स्टेटमेंट है कि लिबर्टी इज ए कैपेसिटी टू डू समथिंग वर्थ डूइंग। अब वो बताते हैं नेक्स्ट जो स्टेटमेंट काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, और जो आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, उसमें भी काफ़ी बार आपसे पूछी जाती है कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो वो बताते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी। इसमें बताते हैं कि वो बताते हैं कि यहाँ पे जो आदमी की रैशनैलिटी के बारे में बात करता है कि आदमी का नेचर ही ऐसा है कि वो लिबर्टी को क्या करता है, डिमांड करता है। दूसरा जो है लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट, यहाँ पे वो बताने की बात करते हैं कि आदमी उसी सोसाइटी में आदमी रहता है, ठीक है, आदमी उन्हीं राइट्स को क्या करेगा, इंजॉय करेगा। और कौन से राइट्स को एंजॉय करेगा, जो सोसाइटी एक्नॉलेज करेगी, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, जो राइट्स सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, उसी राइट्स को जो आदमी है वो क्या करेगा, एंजॉय करेगा। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी कुछ राइट्स को मानती नहीं है और आदमी कहे कि मुझे तो ये राइट्स चाहिए, मैं तो इन राइट्स का एंजॉय करूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स में टीएच ग्रीन ये बताना चाह रहे हैं। और राइट्स डिमांड स्टेट, यहाँ पे वो बात करते हैं स्टेट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि राइट्स प्रोवाइड करने हैं, ड्यूटीज बतानी है, तो यहाँ पे स्टेट का हमें कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। स्टेट वेलफेयर का काम करेगा, इसलिए सोसाइटी में स्टेट का, गवर्नमेंट का भी काम है। इस जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें बताते हैं विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। इसमें बताते हैं कि जो स्टेट है ना, वो जो वेलफेयर के जो काम करता है सोसाइटीज में, जो वो भी काम करता है, लोगों के लिए काम करता है, वो फोर्स से नहीं करता, वो एक विल है, एक पॉजिटिव विल है, जिसके रिगार्डिंग आपका स्टेट क्या है, स्टेट का बेस है, वो लोगों के लिए वो जरूरी है, ठीक है। रोल ऑफ द स्टेट इज हिंडर द हिंड्रेंसेस, इसका मतलब यही है कि जब लोग लिबर्टी एंजॉय कर रहे हैं, जब लोग कैपिटलिज्म में, क्योंकि कैपिटलिज्म के साथ भी बैलेंस बनाने की बात करते हैं, ठीक है, तो लोग क्या है कि अपने जो अपने गोल्स हैं, एम्स है, वो अचीव करते हैं, उसके बीच में जो बाधाएं आती हैं, स्टेट का काम है उन बाधाओं को खत्म करना, हिंडर द हिंड्रेंसेस। ये आपका टीएच ग्रीन की स्टेटमेंट है। लास्की को हम देखते हैं कि लास्की भी आपके क्या है, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं। लेकिन लास्की का जो इंपॉर्टेंट जो वर्क है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और लिबर्टी इन डेमोक्रेटिक स्टेट, ये भी काफी बार पूछा गया है आपसे। लास्की का जब हम देखते हैं तो लास्की पहले क्या है, पहले जो लिबरल आइडियाज है उनसे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फिर ये देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन को, तो ये जो कम्युनिस्ट आइडिया है उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे दोबारा से ये जो लिबरल आइडियाज की तरफ दोबारा ही टिल्टेड होते हैं। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी में हमें क्या दिखाई देता है कि जो सोशलिस्ट जो आइडियाज का जो क्या है, सोशलिस्ट आइडियाज का जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देता है इनकी क्या है, बेसिक थिंकिंग में। तो वेलफेयर स्टेट के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं वेलफेयर स्टेट को, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जाए कि सोशलिस्ट स्टेट और वेलफेयर स्टेट में डिफरेंस क्या है। भाई सोशलिस्ट स्टेट में भी स्टेट का इंटरवेंशन होता है और वेलफेयर स्टेट में भी स्टेट का इंटरवेंशन होता है, तो लेकिन डिफरेंस क्या है। तो सोशलिस्ट स्टेट में मोटा सा डिफरेंस यही है कि सोशलिस्ट स्टेट पे जब भी हम बात करेंगे तो वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करेगा, वो कभी भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं रशिया का, चाइना का, ठीक है, वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करते हैं लेकिन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, एक ही आदमी का रूल समय तक चलता है और लोगों को यदि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं तो उन सोसाइटीज में क्या है, रेवोल्यूशन आ सकता है। इसलिए वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में तो बात करते हैं लेकिन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात नहीं करते। लेकिन यहां पे वेलफेयर स्टेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में भी क्या करता है, बात करता है। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको प्रोवाइड करता है। इसलिए लास्ट के आपके कहते हैं कि एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट इट मेंटेन्स, कि स्टेट उसी हिसाब से जाना जाता है जिस हिसाब के राइट्स वो अपने लोगों को प्रोवाइड करता है, वो राइट्स मेंटेन करता है। इसलिए वो बात करते हैं कि वेलफेयर स्टेट को वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। लास्ट की कहते हैं कि राइट्स आर दो कंडीशन ऑफ लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी बेस्ट, कि राइट्स जब तक लोगों को नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो अपनी क्या है, हाईएस्ट पोटेंशियल रीच नहीं कर पाएगा। लास्ट की कहता है कि जो सोशल ऑर्डर है इज नॉट बेस्ड ऑन राइट्स, इज ग्राउंडेड इज इन सैंड। बेसिकली वो ग्रास रूट लेवल्स की राइट्स की इन सब के बारे में बात कर रहा है। कैनीज हम देखते हैं जो कि आपके क्या है, आपके जो मॉडर्न लिबरल है उन आइडियाज को प्रमोट करते हैं। ये अपनी थ्योरी ऑफ क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अब ये क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ग्रेट डिप्रेशन,
ठीक है, स्टेट शुड इंक्रीज द डिमांड, क्योंकि उस टाइम पे हम देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन आता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि स्टेट की क्या जरूरत फील होने लगती है, क्योंकि हमने देखा था कि जब मार्केट फेलियर होता है तो स्टेट इंटरवेंशन की बात करते हैं टीएच ग्रीन, जो मॉडर्न लिबरल आइडियाज है वो बात करते हैं कि मार्केट फेलियर होता है तो स्टेट को आना चाहिए, उसको इंटरवेंशन करना चाहिए, उसको फिस्कल पॉलिसीज बनानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि डिमांड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जब आपका क्या है, जब इकोनॉमी गिरती है तो क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो इसलिए स्टेट इंटरवेंशन करे और एम्प्लॉयमेंट आपकी प्रोवाइड करे टू पुट पीपल टू पुट इकोनॉमिक बैक इन द ट्रैक। तो क्योंकि लोगों को क्या है कि जैसे ही आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, लोगों की जेब में वही कॉन्सेप्ट है कि लोगों की जेब में पैसा आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, मार्केट जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी इकोनॉमी चलने लग जाएगी। इसी में आपका क्या एलटी होब हाउस आपका क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया आपसे, वो देते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, कि जिसके पास जो ज्यादा कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जो कम कमा रहा है कम टैक्स लगेगा। जैसे कि हम देखते हैं इनकम टैक्स, ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एक क्या है, परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। और यूएस जो पहली कंट्री जो बनती है, जो आपके वेलफेयर जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका जो मॉडर्न लिबरलिज्म है के आइडियाज को अडॉप्ट करने वाली पहली कंट्रीज आपकी यूएस बनती है 1930s में, और उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, वो रूजवेल्ट थे, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, ब्रिटेन अडॉप्ट करता है इन आइडियाज को, वेलफेयर स्टेट को, आपके 1942 को, अच्छा ये क्या कर दिया, 1942 आएगा आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं फेज 3, क्योंकि ये सब चीजें हमने देख ली कि किस हिसाब से जो क्लासिकल लिबरलिज्म से हम कहाँ पे आगे, मॉडर्न लिबरलिज्म पे आगे। अब मॉडर्न लिबरलिज्म की वजह से जो वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट का इतना बड़ा हो गया कि वो हर जगह अपना क्या है, मुंह मारने लग गया स्टेट, कि मैं यहाँ भी वेलफेयर के काम करूंगा, मेरा यहाँ भी इंटरवेंशन जरूरी है, मेरा यहाँ भी इंटरवेंशन जरूरी है। तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, बहुत ही बाइंडिंग होगी, कन्फाइंड होगी, कंट्रीज में स्पेसिफिक होगी, वो ग्लोबलाइज नहीं हुई। तो इसलिए आपका क्या है, आपका फेज 3 निकल के आता है, जिसको बोला जाता है नियो लिबरलिज्म, और उसका दूसरा नाम क्या है, नियो क्लासिकल लिबरलिज्म। क्यों, क्योंकि इसका नाम इसलिए रखा गया है कि नियो लिबरलिज्म में जो क्लासिकल लिबरल के जो आइडियाज थे उन्हीं को रिवाइव किया जा रहा है। और यहां पे इनका जो स्लोगन था वो रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट का जो काम है वो इतना ओवर स्ट्रेच हो गया है कि उसको रोल बैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा रूम छोड़ना पड़ेगा हमें, जहां पे आपका क्या है, लिबरलाइजेशन हो सके, ग्लोबलाइजेशन हो सके, आपका प्राइवेटाइजेशन हो सके। ऐसे हमें स्टेट का जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है इसको रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर जगह फैल गया है, इसको थोड़ा रोल बैक हमें करना पड़ेगा। रोल बैक करेंगे तो थोड़ा रूम बचेगा, ग्लोबलाइजेशन होगी, ठीक है, दोबारा से आपका क्या है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होंगी। तो इन सब के बारे में फेज 3 आपका बात करता है, जिसमें बेसिकली ये सबसे पहले आपका अडॉप्ट किया जाता है ब्रिटेन में। और उस टाइम के जो ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी आपकी मार्गरेट थैचर। उस टाइम पे इसको बोला जाता था नियो लिबरलिज्म को थैचरिज्म, ठीक है। उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है 1980s में नियो लिबरलिज्म को अडॉप्ट करता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका क्या है, कोल्ड वॉर भी चल रहा है, और उस टाइम पे जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट थे वो रोनाल्ड आपके रेगन थे। और 1991 में हम देखते हैं मनमोहन जी के टाइम पे आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आपके इंडिया में भी आ जाते हैं, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम पे जब यूएस ने ये चीज यूके ने जब ये चीज अडॉप्ट की थी, तो उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने एक कॉइन टर्म की थी, वो था उसका टीना फैक्टर। टीना फैक्टर का मतलब क्या है कि मींस द ओनली ऑल्टरनेटिव इज दैट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, कि कोई भी ऑल्टरनेटिव हमें लेना है तो इसका मतलब यहां है कि वहां पे कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। यूरोप में क्या क्या किया जाता है, वेलफेयर स्टेट आता है, जिसको बोला जाता है, क्यों बताती है कि यूरोप में क्या है कि जो वेलफेयर का जो स्टेट है ना, जो कि हम जो सेकंड फेज में हम देखते हैं कि वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा हो गया है आपका कि वो स्टेट ही क्या बन गया है, नैनी स्टेट बन गया है। नैनी स्टेट का मतलब क्या है, ओवर प्रोटेक्टिव, स्पून फीडिंग करने लग गया है हर चीज पे। लोगों को ये करना है तो स्टेट इंटरवेंशन करेगा, ये चाहिए तो स्टेट पॉलिसीज बनाएगा, हर चीज में लोगों को इतना मतलब नालायक बना दिया कि हर चीज में लोग स्टेट की तरफ देखने लग गए कि कुछ भाई कुछ काम खुद भी कर लो, कि हर चीज ही स्टेट से करवाओगे, कि हर चीज में ही आपका स्टेट चाहिए, कि स्टेट आएगा लॉज बनाएगा तब हम देखेंगे, स्टेट की इंटरवेंशन होगी। आपका क्या है, जिस हिसाब से जो आपका वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्टेट का, उसकी वजह से फ्रीबीज बढ़ गई थी कि स्टेट फ्री में कुछ चीजें बांट रहा है, आपके जो लोन है वो आपका फ्री कर दिया मान लो। तो ये सब चीजें उस टाइम पे वेलफेयर के नाम पे बढ़ने लगी, तो लोग क्या हो गए, नालायक हो गए, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि यूरोप में वेलफेयर का जो स्टेट था सेकंड फेज में वो नैनी स्टेट बोल दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि लोग एक्सपेक्ट करने लगे थे कि स्टेट ही सब कुछ आपका प्रोवाइड करेगा, आपके जन्म से मरने तक का सब कुछ स्टेट ही प्रोवाइड करेगा। तो लोग क्या हो गए, नालायक हो गए। हम देखते हैं उसके बाद 1990s में जो नियो लिबरलिज्म है ना वो ग्लोबल इन नेचर हो जाता है, ठीक है। उसके टाइम पे एक आता है वॉशिंगटन कॉन्सेंसस निकल के आता है, जो कि दिया जाता है आपका जेम्स विलियमसन के द्वारा, जो कि बेस्ड होता है किस पे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पे बेस्ड होता है वॉशिंगटन कॉन्सेंसस, ठीक है। अब उस टाइम पे हम देखते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम में हम जो इससे आगे जो यूनिट आई थिंक नेक्स्ट जो पेज आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर आपका खत्म हो जाता है, यूएसएसआर हार जाता है, यूएस आपका जीत जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसके
इसके जो थिंकर हैं, जो फादर माने जाते हैं थर्ड फेज के नियो लिबरलिज्म के, हयाक, जिनको फादर ऑफ नियो लिबरलिज्म भी बोला जाता है, ये क्या बताते हैं कि जो प्लानिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये यदि हमने बंद नहीं किया तो हम दोबारा से क्या बन जाएंगे, आपका रोड टू सर्वडम की बात कर रहे हैं कि यदि हम प्लानिंग करते रहे तो हम फिर से क्या है, एक स्लेव बनने की तरफ हम जा रहे हैं, आज़ाद नहीं होंगे। तो जो प्लानिंग सिस्टम क्या है, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, तो वो इतना ओवर स्ट्रेच हो गया तो रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा स्टेट को, थोड़ा सा पीछे हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पून फीडिंग ना हो, फ्री बीज ना हो, सोसाइटी में लोग नालायक ना बने, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है कि प्लानिंग सिस्टम आपका बंद करना पड़ेगा। इसलिए हयाक आपका रिजेक्ट भी करते हैं आपका सोशल जस्टिस, इसलिए वो अपना जो वर्क है रोड टू सर्वडम, उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो भी काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछी गई थी। जो रॉबर्ट नोजिक के बारे में बात करेंगे, जब हमने जो रोल्स पढ़ा था तब भी मैंने आपको रॉबर्ट नोजिक के बारे में बताया था, जो एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं, जिसमें इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जिसमें वो बताते हैं कि मिनिमल स्टेट है ना, वो ही सही है, वही क्या है, इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो खुद नियो लिबरल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। जब मैंने रोज का आइडिया आपको एग्जांपल दिया था कि ए के पास पैसा ज़्यादा है, बी के पास आपका पैसा कम है, तो रोज कहता है कि ठीक है यार, डिफरेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या करो, ए से कुछ पैसा लेके, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा के, इनकम टैक्स लगा के, बी की वेलफेयर के लिए आप क्या करो, काम कर दो। लेकिन नोजिक कहता है ऐसा नहीं है, जो इंडिविजुअल ए है ना, उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया और वो अपने क्या रखेगा, अपने पास रखेगा, वो किसी को नहीं देगा। तो इसलिए आपका नियो लिबरल आपके नोजिक ये कहते हैं कि मिनिमम स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे कमा लिया, आपने क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इनकम टैक्स लगा दिया, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा पे करेगा, जो कम कमाएगा वो कम पे करेगा, तो गलत बात है ना। तो नियो लिबरल क्या है, दोबारा से जो इंडिविजुअल के राइट्स है उसको प्रमोट करने लगते हैं और स्टेट के इंटरवेंशन को कम करते हैं। जो मिल्टन फ्रीडमैन की जो बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जिसमें वो कैपिटलिज्म को क्या बताते हैं, प्री कंडीशन ऑफ फ्रीडम आपकी बताते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब यही है कि इंडिविजुअल राइट्स मतलब इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी राइट्स, वो कितने भी पैसे कमा सकता है, अपनी मेहनत से अपने पास ही रख सकता है। इसाक बर्लिन के जो कॉन्सेप्ट है ये भी नियो लिबरल थे, और 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और 4 एसे ऑन लिबर्टी, ये इनके इंपॉर्टेंट बुक है कि जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि करंट स्टेटस देखते हैं नियो लिबरलिज्म का। हमने तीनों फेजेस देख लिए लिबरलिज्म के, ठीक है, जिसमें आपका पहला क्लासिकल है, दूसरा मॉडर्न है, तीसरा नियो है। अब हम देखते हैं कि अब ठीक है कि 21st सेंचुरी में आपका नियो लिबरलिज्म चल रहा है, लेकिन आज के टाइम पे क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला नियो लिबरलिज्म को चैलेंज मिलता है 9/11 अटैक। आपको पता होगा कि यूएस में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ट्विन टावर थे, उसमें क्या था, जो एरोप्लेन था वो अलकायदा ने दे मारा था, ठीक है। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हम पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि फुकुयामा थे 1991 में। हम देखते हैं कि भाई यूएसएसआर आपका क्या कर सकता है, जो आइडियोलॉजीज है वो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएसएसआर आपका हार जाता है, टूट जाता है, और यूएसए आपका जीत जाता है, ठीक है। तो फुकुयामा क्या कहते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं उस इवेंट को। क्यों कहते हैं, कि वो कहते हैं कि लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के जो आइडियाज़ है वो जीत गए, और कम्युनिस्ट जो आइडियाज़ हैं आपके सोशलिस्ट जो यूएसएसआर है वो आपका हार गया। तो ये हो गया एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन ये कोई भी थिंकर आता है ये एंड ऑफ हिस्ट्री बोल जाता है, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, एंड ऑफ हिस्ट्री है क्या। जैसे हम आपका मार्क्स को देखते हैं, तो मार्क्स क्या कहता है, एंड ऑफ कम्युनिज्म, एंड ऑफ हिस्ट्री। फुकुयामा आया कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, आपकी लिबरलिज्म आइडियोलॉजी जीत गई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आइडियोलॉजी जीत गई, थिंकिंग जीत गई, तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब ये एंड ऑफ हिस्ट्री है क्या, एंड ऑफ हिस्ट्री इंस्पायर्ड जो वर्ड है ये इंस्पायर्ड आपके हीगल से। हीगल कहता है कि जब हम किसी एक एब्सोल्यूट आइडिया पे पहुंच जाते हैं तो उसको एंड ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। एब्सोल्यूट आइडिया से मतलब क्या है, कि एब्सोल्यूट आइडिया से मतलब यही है कि एब्सोल्यूट आइडिया वो होता है कि उसके बाद उसमें कोई करेक्शन ना हो पाए, कि वो एब्सोल्यूट है, उसको फिर से आगे कोई क्रिटिसाइज ना कर पाए, उसके आगे कोई खड़ा ना हो पाए, ठीक है, वो एब्सोल्यूट है। अब इससे प्योरेस्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती, ठीक है, इसलिए बोलते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे फुकुयामा आपके क्या कहते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब क्या है कि वर्ल्ड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, पीस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं लड़ेगा। लेकिन फुकुयामा क्या एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तब हम फुकुयामा को अच्छे से पढ़ेंगे कि बेसिकली वो एक CIA के एजेंट थे, ठीक है। वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये चीज़ फैलाना चाहते थे यूएसएसआर के नाम पे कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, लिबरलिज्म है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेसी है, जो आइडियोलॉजी है, वो ही सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि वही सूट खाती थी आपको यूएसए को। और फुकुयामा क्या थे, आपके CIA के एजेंट थे। तो वो ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो बताते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस होगी, सभी कंट्रीज़ को जो डेमोक्रेसी है अपना लेनी चाहिए, कम्युनिज्म सोशलिज्म आपका सबका बेकार है, ठीक है, तो पीस चाहिए आपको वर्ल्ड में। तो ये जो वैल्यूज़ हैं जो यूएस बताता है, यही आप क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो। सभी कंट्रीज़ को ये बात नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी टाइम पे आपके सैमुअल P. हंटिंगटन आपको याद होगा, जो देते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। वो देते हैं 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसीज। अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो देते हैं
हंटिंगटन, वो कहते हैं, वो किसके लिए देते हैं, वो फुकुयामा को क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज करते टाइम क्या कहते हैं कि जो आप ये बोल रहे हो ना कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, अब कोई क्या होगा, अब क्लैश नहीं होगा किसी भी आपका जो सोसाइटी है किसी भी कंट्रीज के बीच में क्लैश नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये होगा, अभी तो कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, असली लड़ाई झगड़ा तो बाकी है, इसलिए वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं कि सिविलाइजेशन क्लैश तो अभी बाकी है। ये तो आइडियोलॉजिकल क्लैश खत्म हुआ है, यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर के टाइम पे जो हुआ था, ये तो आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हुआ है, सिविलाइजेशन क्लैश बाकी है। तो उसी टाइम पे क्या है, नियो लिबरलिज्म आता है, इसलिए उसी टाइम पे क्या है, अलकायदा अटैक कर देता है आपके यूएस पे, ठीक है। उसके बाद 2008 में देखते हैं हम, आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, इसलिए 2009 में आपका क्या है, ब्रिक्स बनाया जाता है। ब्रिक्स हम देखते हैं, आपकी बार की ब्रिक्स की समिट आपके ये रशिया में होने जा रही है, कजाक रीजन में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, जो दूसरा तीसरा सबसे बड़ा झटका आता है कोविड-19 क्राइसिस में आता है, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस का क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि नियो लिबरल क्या क्या प्रमोट करते हैं, वो प्रमोट करते हैं कि आपका जो क्लासिकल लिबरल आइडियाज है उसी को प्रमोट करते हैं वो, कि भाई इस हिसाब से जो स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए, प्राइवेट का जो लोगों का है, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो मार्केट है, वो आपका क्या है, अपने हिसाब से ड्रिवन होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। आपकी एजुकेशन हो गया, वो प्राइवेट, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दो, आपका हेल्थ केयर सेक्टर है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दो। तो नियो लिबरल आइडियोलॉजी को इतना आपका अपनाया गया कि कोविड-19 पे हमने देखा कि कुछ जो कंट्रीज, जैसे स्पेन का एग्जांपल ले लो, आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, बहुत सी जगह हॉस्पिटल जो आपके गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट वेलफेयर के अकॉर्डिंग चल रहे थे, उन्हीं ने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दी। यूएस का जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो सिस्टम था, हॉस्पिटल्स थे, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, प्राइवेट कंपनीज उनको चला रही थी। इसकी वजह से यूएस में हम देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ हिल गया था। तो ये जो बहुत बड़ा झटका नियो लिबरल आइडियोलॉजीज पे पड़ता है कोविड-19 की वजह से, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया क्यों, जब मार्केट ड्रिवन ही, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए फिर से जो कंपनीज हैं वो मुंह उठा के देखती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे और बचाए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना क्या है, देश बचाना है। देश बचाने के लिए उन्हें जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है क्राइसिस की वजह से, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, उससे बचने के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, तभी इकोनॉमी क्या करेगी, बूम करेगी। इसलिए कोविड-19 क्राइसिस में हमने देखा था कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज थी जो स्टेट की, वो बढ़ जाती है जो हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है, और वो उसी कंट्रीज में अच्छे रिजल्ट आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है हेल्थ केयर सिस्टम में। G7 समिट उसके बाद होती है, इसमें आपका कॉर्नवाल कंसेंसस आता है। ये कंसेंसस वही है जो कि किसको रिप्लेस करता है, आपका वॉशिंगटन कंसेंसस को, क्योंकि वॉशिंगटन कंसेंसस मैंने आपको बताया था पीछे कि ये किस पे बेस्ड है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लेकिन इसको रिप्लेस करके कॉर्नवाल कंसेंसस आता है जिसका टाइटल होता है बिल्ड फॉरवर्ड बेटर G7 समिट, ठीक है। क्योंकि पहले तो G8 हुआ करता था, क्रीमिया जब से रशिया ने लिया था 2014 में, तो रशिया को बाहर निकाल दिया था। G7 कंट्रीज जो 7 कंट्रीज है बेसिकली, वो रह जाती है इसमें। तो ये लेके आती है आपकी कॉर्नवाल कंसेंसस। इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म इज इमर्ज्ड, कि रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म आ जाता है। रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि अब हमें थोड़ा सा कैपिटलिज्म के साथ वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, वो भी मर्ज होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमने क्लासिकल से मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ा था, तब टी एच ग्रीन कहते हैं कि थोड़ा बैलेंस कैपिटलिज्म और स्टेट के इंटरवेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो कॉर्नवाल कंसेंसस आता है आपका G7 के बाद, मीटिंग के बाद, तो ये भी वही बात करता है कि रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट को हम बिल्कुल दरकिनार कर दे, कोविड-19 से हम समझ गए, ठीक है। नियो लिबरलिज्म इज डेड, ठीक है। ये फेमस आर्टिकल आपका पब्लिश होता है आपका डैनी रोड्रिक के द्वारा, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कोविड-19 के टाइम पे। उसके बाद बेसिकली वो बताते हैं कि कोविड-19 से जो डेथ हुई है ना, वो तो हमें सिर्फ दिखी है। कोविड-19 ने जो डेथ को क्या किया है, एक्सेलरेट किया है, दिखाया है डेटा को। लेकिन ये डेथ पता है कब से हो रही है लोगों की, ये तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब से हुआ था 2008 से, तब से ही लोग मर रहे हैं। ये तो डेटा हमारा बाहर निकला नहीं, ये तो दिया नहीं गया, ठीक है। तो इसमें वो बात करते हैं कि जो नियो लिबरलिज्म है वो डेड हो चुका है। ये आपका लोगों को कब से मार रहा था, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था तब से लोगों को मार रहा है। ये कोविड-19 के टाइम पे तो ये एक्सेलरेट हुई है डेथ, ठीक है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये आपका लिबरलिज्म का था। मुझे पता है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन यदि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को जस्टिफाई करना है, ठीक है, मजाक नहीं करना कि लिबरलिज्म सभी आइडियोलॉजीज़ की वीडियोस आधे घंटे में, 1 घंटे में, ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं करूँगा भी नहीं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो भी थिंकर है, जहाँ तक मेरा पॉसिबल होगा मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करने की बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि जो आधे घंटे में मैं किसी भी आइडियोलॉजीज़ की वीडियो ला के या 45 मिनट में आपका करवा के एक तरफ निपटूँ, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आप एग्जाम बशर्ते क्लियर कर सकते हो, लेकिन आगे जाके जब आप PhD करोगे या असिस्टेंट प्रोफेसर
प्रोफेसर बनोगे तब आपको दिक्कत आएगी, तब ये चीज़ आप फील करोगे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम अब क्या करें। ठीक है, तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ लिबरलिज्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो यस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ जो पॉलिटिकल साइंस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहे।